हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज 27 नवंबर है और पहली खबर है कि यस टीटी यानी कि हरियाणा की जो टीटी की परीक्षा होनी थी ये परीक्षा टल गई है। परीक्षा 7-8 दिसंबर को होनी थी लेकिन परीक्षा टल गई है। क्यों? तो देखो एग्जैक्टली क्या है ना कि बताया जा रहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद खाली है और इस वजह से ये परीक्षा जो है इसे टाल दिया गया है। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी और बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। अब यहाँ पर प्रेस वालों ने जो स्थगित लिखा है फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्या इन्होंने सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। टीटी परीक्षा स्थगित करने का कारण शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद खाली होना है और फिलहाल अभी जब तक चेयरमैन नहीं आ जाते हैं तब तक तो भाई साहब ये जो परीक्षा है वो हो नहीं पाएगी। 15 नवंबर तक आवेदन जो थे वो लिए गए थे और इसके बारे में ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। 26 नवंबर की नोटिस है फ्रॉम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा। और ये किसको भेजा गया है? द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। तो कहा गया है कि पोस्टपोन ऑफ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STT 2024। तो फर्दर द अप्रूवल रिगार्डिंग द डेट्स टू होल्ड द STT एग्जामिनेशन 2024 में बी गॉट अप्रूव्ड लेटर ऑन। तो अभी जो परीक्षा है नई डेट वो डिक्लेयर नहीं हुई है, अब नई डेट आ जाएगी, उसके बाद ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो चलो एक परीक्षा तो टल गई, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर आप NTT में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। NTT मतलब आप समझ रहे होंगे DPSC NTT सिटी नर्सरी और DPED प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर से स्टार्ट होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार सिटी नर्सरी और NTT के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए होता है और इसमें अगर आप ये जो NTT है ये कोर्स कर लेती हैं तो फिर क्या होगा कि आप प्री प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाने के लिए शिक्षक बन सकती हैं। पंजीकरण की जो लास्ट डेट रहेगी वो 26 दिसंबर रहेगी और आवेदन शुल्क 28 दिसंबर तक जमा होंगे। आवेदन पूर्ण करने और प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। तो NTT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काम की है। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी studyWithGyanPrakash.com वेबसाइट पर। और देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ वीडियोज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो जो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लो, दोनों ही ज्वाइन कर लो तो बेहतर रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा नया वीडियो आया है, कौन सी नई घटना घटी है, कौन सी नई न्यूज़ है या लेटेस्ट अपडेट क्या है। बार बार आपको यूट्यूब पर नहीं आना पड़ेगा और कई बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको पता भी नहीं चल पाता है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बार बार आपको जो है सर्च करना पड़ता है चैनल का नाम डाल के कि कुछ नया आया है कि नहीं आया है। तो बेहतर होगा कि आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल है दोनों को ज्वाइन कर लें। लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो एक खबर और भी है कि भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना UP PSC के लिए बड़ी चुनौती। तो खबर वही है कि PCS और RO को लेकर अब फिलहाल जो दोनों परीक्षाएं हैं ये काफ़ी विलम्ब तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या और भी है कि RO में परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। तो परीक्षा केंद्र किस प्रकार से अभी तय किए जाएंगे ये भी एक चैलेंज है। फिलहाल सबसे पहले तो आपको फोकस करना है 22 दिसंबर को होने वाली आपकी जो PCS की परीक्षा, जिसमें अब 1 माह से भी कम समय बचा हुआ है। और RO की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अब तक तय नहीं हो सकी है। उम्मीद है कि यह परीक्षा आयोग अब अगले वर्ष आयोजित करा पाएगा। ये तो बिल्कुल तय है कि अगले साल ही परीक्षा होगी, वो भी मार्च अप्रैल मई में हो सकती है। वैसे मई नहीं, मार्च अप्रैल में परीक्षा करवा ली जाएगी। और इसी के साथ एक खबर यहाँ पर यह भी है कि 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की तैयारी। खबर जो है DLED वालों के लिए है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश, यहाँ पर जो एक मामला आया था ना आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है DLED में प्रवेश के लिए उसको जो है इंटरमीडिएट किया जाए और उसके बाद ये जो फाइनल मेरिट थी वो जारी नहीं हो पाई थी और अभी तक जो प्रक्रिया है DLED में एडमिशन वाली वो भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो उसी को लेकर ये खबर है कि यहाँ पर DLED में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध PNP की ओर से अपील दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। तो अभी जो अपील है वो दाखिल नहीं हुई है,
बस तैयारी हो पाई है। शासन की अनुमति के बाद इसी सप्ताह जो अपील है वो दाखिल की जाएगी, और जब तक अपील नहीं होती है ना तब तक ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको भी स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। तो ये अपील बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएलएड वालों के लिए। और एक तरीके से अब कोर्ट क्या करता है, तो कोर्ट में क्योंकि मामला जा रहा है तो कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यानी कि इस बार भी डीएलएड सत्र में देरी बिल्कुल तय हो चुकी है। फिलहाल पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2024 के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों से 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। ऑनलाइन शुल्क जमा कर 3,25,540 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट आउट लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी की। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने एक मामले में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देने का आदेश दिया। अब इसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अटक गई है। फिलहाल कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के 2702 पदों पर भर्ती के बारे में न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, और ये भर्ती करेगा UPSSSC। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो जूनियर असिस्टेंट काफ़ी अच्छा पद होता है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि पद का जो जॉब प्रोफाइल होता है क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है। ये चीज़ें मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा, आज नहीं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार है। तो देखो यहाँ पर नोटिस ये आई है, खैर नोटिस तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, लेकिन उसका सार संक्षेप ये है कि कुल 70 विभाग हैं जहाँ पर 2702 पद खाली हैं। तो भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से स्टार्ट होगी, और प्रक्रिया चलेगी 22 जनवरी 2025 तक। और फिलहाल आपको ये बता दें कि इसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो लोग पीईटी 2023 दिए हैं ना, उन्हीं लोगों को, मतलब ये भर्ती उन्हीं लोगों के लिए आई है जो पीईटी 2023 पास किए हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे, अभ्यर्थी अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद OTP आएगी, उसका वेरिफिकेशन करना होगा, यही सब है। और फिलहाल 25 रुपये फीस होगी। दिव्यांगता की श्रेणी और उपश्रेणी भी जारी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आयोग ने शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग व घ में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए पदों का चिन्हांकन भी किया गया है। तो जो दिव्यांग हैं बिल्कुल उनके लिए यह एक मुफीद नौकरी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल सीट पर बैठने वाली नौकरी है। आप आराम से अपने कुर्सी टेबल पर बैठकर अपना काम करेंगे। आपको बता दें कि जो इसकी प्री की परीक्षा होती है 100 नंबर की होती है, लिखित परीक्षा माइनस मार्किंग भी होती है। मुख्य रूप से इसमें जो हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होती है, अगर ये परीक्षा आप पास कर गए तो आपके चयनित होने की जो संभावना है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो फिलहाल आप लोग प्रयास करिए कि आपकी टाइपिंग बेहतर हो जाए। हिंदी में जो टाइपिंग होती है ना, अभी हाल ही में नोटिस आई थी, उसमें बताया गया था कि हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो मंगल फांड इंस्क्रिप्ट और कृतिदेव 010 पर होती है। तो ये 2 फांड पर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। खबर एक और आ रही है यूपी बोर्ड के लिए कि हाई स्कूल की विज्ञान और कृषि की परीक्षा एक दिन कैसे होगी तैयारी। तो यूपी बोर्ड की ओर से घोषित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के कार्यक्रम में विसंगतियों के कारण छात्र परेशान हैं। कुछ विषयों की परीक्षाएं एक दिन दोनों पालियों में कराई जाएंगी। दोनों पालियों की परीक्षा में परीक्षार्थियों को शामिल होना पड़ेगा। तो परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट की ओर से अपर सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है, और संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने बताया कि बोर्ड परीक्षा का जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें कई कमियां हैं। पहली तो ये है कि 1 मार्च को पहली पाली में हाई स्कूल की गणित है, और दूसरी पाली में हाई स्कूल का ऑटोमोबाइल व वाणिज्य विषय की परीक्षा रखी गई है। इसके बाद 4 मार्च को पहली पाली में हाई स्कूल का विज्ञान है, और दूसरी पाली में हाई स्कूल की कृषि विषय की परीक्षा रखी गई है। मतलब इस प्रकार से परीक्षाएं कैसे हो पाएंगी भाई, रिवीजन भी तो करना पड़ता है ना। तो पहले तो जब टाइम टेबल आता था तो लगभग 1.5-2 महीने का होता था, और बीच में 2-2, 3-3, 4-4 दिन का, कभी कभी 1-1 हफ्ते का गैप रहता था। अभ्यर्थी बीच में ही पढ़ के परीक्षा पास कर लेते थे। लेकिन अब इतनी तेज परीक्षा कराएंगे आप लोग तो विद्यार्थी कैसे पास होंगे। खैर पहले की अपेक्षा अब नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पहले तो गिने चुने लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे, अब तो शायद 60% से कम वाले आपको गिने चुने मिलेंगे। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और पुनः कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको पहले अकाउंट में मिल जाएगा। और पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर का यह एक बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट है।
और इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो 228 पेज हैं, लेकिन अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो लगभग 50-55 पेज में वो करके दे देगा। अगर आप इसे बोथ साइड कर पाएंगे, आराम से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे प्रिंटर भी आ गए हैं मार्केट में जो एक पेज पर 2 पेज का प्रिंट कर देते हैं, मतलब एक पन्ने पर 4 पेज का प्रिंट आ जाता है। आराम से बहुत ही मिनिमम पेजों पर आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी जानकारी और पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगी, आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और शानदार PDF है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फरवरी का प्रश्न है कि सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ली, तो इसका आंसर है मलेशिया। अब देखो यहाँ पर भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जापान के नारूहितो हैं, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी हैं, कुवैत के शासक शेख मिसल अल अहमद अल जावेर हैं। और देखो यहाँ पर ना आपको लास्ट तक सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, काफ़ी डिटेल में आपको जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में देखोगे तो प्रमुख त्यौहार और प्रदेश हैं, तो वो भी आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है क्रिकेट में, बैडमिंटन में, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, जिम्नास्ट में, सारी जानकारी आपको अलग से दी गई है। नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस और साथ ही साथ हर महीने का जो महत्वपूर्ण दिवस होता है उसके बारे में, और लगभग मतलब यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक है ना वो भी आपको करवा दिया जाता है। जैसे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट किया था। सोहराई पेंटिंग का संबंध झारखंड से है। तो यहाँ पर जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था यह रूस के कजान में हुआ था। बहुत ही अच्छी किताब है। आप बस पढ़ना चाहें तो एक बार इसे डाउनलोड कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।